स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम हमारे इस कोर्स के अंतर्गत, हमारे इस पेपर के अंतर्गत हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं लैंग्वेज यूजेस, ऑरल एंड रिटन, जिसमें हमें ऑरल लैंग्वेज मौखिक भाषा और रिटन लैंग्वेज लिखित भाषा के बारे में जानकारी लेनी है। ऑरल लैंग्वेज के बारे में, मौखिक भाषा के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं और रिटन लैंग्वेज से रिलेटेड ही हमारी लास्ट क्लास थी, जिसमें हमने रिटन लैंग्वेज लिखित भाषा के अंतर्गत उसके कॉन्सेप्ट को जान लिया, उसके साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर ली और उसकी इम्पोर्टेंस, उद्देश्य और महत्व पर हम बात कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गुड हैंडराइटिंग के बारे में, सुंदर लेखन के बारे में। सुंदर लेखन का क्या महत्व होता है, गुड हैंडराइटिंग, बेस्ट हैंडराइटिंग, या एकदम हम कहते हैं ना चमकती हुई, एकदम जिसका हस्तलेखन कार्य होता है, उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी सुंदर राइटिंग की, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ ही किस तरह से एक टीचर या कोई भी व्यक्ति एक बच्चे की हैंडराइटिंग को सुंदर बना सकता है। तो सुंदर हैंडराइटिंग के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम भी अपनी राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं, या कोई भी टीचर, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स की राइटिंग में सुधार लेकर के आ सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं, सुंदर हैंडराइटिंग उनकी कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सुंदर लेखन का महत्व। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राइटिंग अगर सुंदर हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, या उससे क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सुंदर लेखन सरल चित्त की द्योतक। सुंदर लेखन सरल चित्त की द्योतक। अब सुंदर लेखन सरल चित्त का द्योतक होता है। अब यहाँ पे इस वर्ड को देखो, ये कुछ वर्ड मुझे कुछ लगता है कुछ बच्चों ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ये जो है ये क्या है, द और य से मिलके बना है, द्योतक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परिचायक होना। तो जो सुंदर लेखन होता है वो सरल चित्त का परिचायक होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे का करूं। ठीक है, सुंदर जो लेखन है, गुड हैंडराइटिंग है, वो परिचायक होता है सरल चित्त का। सरल चित्त यानी कि साफ मन होना। ठीक है, ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स कि जिन लोगों की राइटिंग सुंदर होती है वो उतने ही साफ दिल के होते हैं। ठीक है, अब ये मैं नहीं कहूँगी कि गंदी राइटिंग वाले जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो उनका दिल साफ नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिसकी राइटिंग जितनी सुंदर होती है वो उतना ही साफ दिल का होता है, स्पष्ट दिल का होता है। उसकी राइटिंग की तरह उसका दिल भी एकदम स्पष्ट और साफ होता है। तो जो सुंदर लेखन होता है यानी गुड हैंडराइटिंग होती है वो सरल चित्त की द्योतक होती है, या सरल चित्त का द्योतक होता है। अब आगे देखिए, अधिक अंक प्राप्ति में सहायक। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कई बार बच्चों ने इतने अच्छे आंसर्स नहीं लिख रखे होते, लेकिन राइटिंग इतनी सुंदर होती है कि हम इतने उनकी राइटिंग से इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको मार्क्स मिल जाते हैं। अगर गंदी राइटिंग होती है, ठीक है, अगर राइटिंग अच्छी नहीं होती है तब क्या होता है, तब आपको कम मार्क्स मिलते हैं। राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर राइटिंग के या टेस्ट के अंदर, परीक्षा के अंदर कुछ राइटिंग के मार्क्स भी रखे जाते हैं, क्योंकि इसी बहाने बच्चे क्या करते हैं, पेपर में या टेस्ट में सुंदर सुंदर लिखते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो वो आपको ज़्यादा अंक दिलाने में भी हेल्प कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षक द्वारा उपेक्षित। परीक्षक कौन होता है, परीक्षक यानी एग्जामिनर। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपस में रेलेवेंट हैं, जुड़े हुए हैं। अधिक अंक प्राप्ति में सहायक, परीक्षक द्वारा उपेक्षित। अधिक अंक प्राप्ति का मतलब क्या है, अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो आपकी कॉपी जांचने वाला व्यक्ति उससे इम्प्रेस हो जाएगा, और आपने जो भी पेपर में लिखने की कोशिश की है वो उसको अच्छे से समझ में आएगा, वो पढ़ा जाएगा उससे, और वो क्या करेगा, आपको मार्क्स जरूर देगा, या फिर ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको एक गंदी राइटिंग वाले बच्चे से। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो सेकंड बिंदु है ये क्या है,
परीक्षक द्वारा उपेक्षित। बात वही है, अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है और आपकी राइटिंग इतनी गंदी है, या फिर आप खुद एग्जामिनर हैं और आपके सामने जिस बच्चे की कॉपी है उसमें जो उसने लिखा है वो समझ में ही नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? तब आप उसकी कॉपी में उतने नंबर नहीं देंगे जितने कि आपने एक सुंदर राइटिंग वाले बच्चे को दी है। ठीक है, उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे ऑब्वियसली, जिसकी कॉपी में सब कुछ जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है। अब ना यहाँ पे एक तो ये है कि इससे क्या होता है, अगर गंदी राइटिंग वाले बच्चे की कॉपी उपेक्षित हो जाती है, अगर उसने सही भी लिखा होता है तब भी उसको मार्क्स नहीं मिल पाते। ठीक है, और इसके बजाय क्या होता है, सुंदर लिखा होता है पर सही इतना नहीं लिखा होता, फिर भी उसको मार्क्स मिल जाते हैं। ये तो दो चीजें आ गई। अब मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि हम लोगों के साथ क्या होता है, इससे रेलेवेंट ही है। हम लोग भी एग्जामिनर बनते हैं, हमारे पास कॉपीज आती हैं आपके फाइनल एग्जाम की चेक करने के लिए। उस टाइम पे मैं खुद या फिर मेरा जितना भी मेरे कुलीग्स हैं, मेरे सहायक कर्मचारी हैं, मेरे साथ काम करने वाले हैं, हम सब क्या करते हैं, हम सब लेक्चरर्स एक काम करते हैं, हम कॉपी उठाते हैं, जैसे ही बंडल ओपन करते हैं हम सबसे पहले वाली कॉपी को देखते हैं। अगर वो कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, सुंदर हैंडराइटिंग वाली होती है, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं पहले कौन सी कॉपी जो है वो साफ राइटिंग वाली है, उससे स्टार्टिंग करते हैं। रीजन, बंडल 300 कॉपीज का हमारे पास आता है। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 20 कॉपीज होती हैं उसमें हमको याद रखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चे ने अथवा वाला किया है, ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, नीचे वाला किया है, तो हमें उसमें बहुत मशक्कत लगती है। जब हम 20 कॉपीज चेक कर लेती हैं तो उसके बाद हमें क्वेश्चंस लर्न हो जाते हैं। ठीक है, बार बार कॉपी चेक की, वही वाले क्वेश्चंस हैं। 300 चेक करने के लिए हमें पहले 20 कॉपीज में, 25 कॉपीज में पूरी मशक्कत लगती है। और अगर हम सीक्वेंस में चेक करें तो बीच में ही कुछ ऐसी कह सकते हैं बैड हैंडराइटिंग वाले बच्चों की कॉपीज होती है, समझ में कुछ नहीं आता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम क्या करते हैं, पहले साफ साफ हैंडराइटिंग वाली बीच में से स्टार्टिंग की 15, 20, 25 कॉपीज निकाल लेते हैं। हैंडराइटिंग साफ वाली कॉपीज जल्दी जल्दी चेक करते हैं, हमें क्वेश्चंस लर्न हो जाते हैं साथ साथ में, और आगे की कॉपीज चेक करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। और ऐसा ही एक तो ये हो गया। और क्या करते हैं हम इसके साथ, अब मान लीजिए हमारे पास 15 मिनट हैं चेक करने के लिए कॉपीज। अब हम 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गंदी हैंडराइटिंग वाली 3 कॉपीज चेक कर सकते हैं। आफ्टर 25 कॉपीज चेक करने के बाद, जब हमें क्वेश्चंस लर्न हो चुके हैं ना, तब भी अगर कोई गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपी है, बैड हैंडराइटिंग वाली कॉपी है, तब हम क्या करते हैं, 15 मिनट के अंदर सिर्फ हमारी 3 से 4 कॉपीज ही चेक होंगी, जबकि हमें क्वेश्चन लर्न है फिर भी। और इसी 15 मिनट के अंदर, इन्हीं 15 मिनट के अंदर अगर साफ हैंडराइटिंग वाली कॉपीज हैं तो हम वो चेक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6 से 7, 8 कॉपीज। ठीक है, इतना फर्क आता है। उधर देख लो, उधर मैंने बोला 3 से 4, इधर मैं कह रही हूँ 7 से 8, डबल, इतना फर्क आता है। तो ये मैंने आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दे दिया है, जिससे आप, मुझे लगता है, फुली सेटिस्फाइड होंगे, आप भी इस चीज़ को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये मैं खुद भी करती हूँ, मैंने दूसरों को करते हुए भी देखा है। तो ये होता ही होता है, जो भी बैड हैंडराइटिंग है, बैड हैंडराइटिंग वाली कॉपी है, गंदी लिखावट वाली कॉपी है, वो उपेक्षित हो ही जाती है। हम उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहते, बट वो अपने आप ही उपेक्षित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विचारों के साथ संबद्धता। विचारों के साथ संबद्धता, ऐसा कहा जाता है पहले वाले पॉइंट की तरह कि जिसकी राइटिंग जितनी सुंदर होती है उसके विचार भी उतने ही शुद्ध होते हैं, उसके दिमाग में बिल्कुल भी मैल नहीं होती। ठीक है, जिसकी राइटिंग जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर, जिसके अक्षर, जिसके वर्ण, जिसके शब्द जितने ज्यादा सुंदर हैं, उतना ही उसके विचार भी स्पष्ट हैं। वो पजल व्यक्ति नहीं होगा, उतनी ही स्पष्टता, जितनी शब्दों में स्पष्टता है ना, उतनी ही उसके विचारों में भी स्पष्टता होगी। ठीक है, तो विचारों से भी संबद्ध किया जाता है हैंडराइटिंग को। अब मैं यहाँ पे फिर से कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बैड हैंडराइटिंग, जिनकी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है,
वो सारे के सारे जो हैं अपने मन में मैल रखने वाले या उनके जो विचार हैं वो अच्छे नहीं हैं, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, जो पॉइंट्स कहते हैं, जो फैक्ट्स कहते हैं, मैं वो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। और फिर भी अगर आप में से किसी की हैंडराइटिंग अगर सुंदर नहीं भी है तो उपाय भी है सुंदर करने के, इसको भी मैं बताऊंगी, आप भी अपनी हैंडराइटिंग को सुंदर कर सकते हो। अब इसी पॉइंट के अंदर, फोर्थ पॉइंट के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ अपनी बात को सही ठहराने के लिए, ठीक है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो स्टार लगा करके एक अपवाद शब्द लिख सकते हो। गांधी जी की राइटिंग बहुत ही गंदी थी, आपको पता है, लेकिन गांधी जी के विचार शुद्ध थे। इससे मुझे लगता है हमारा भारत देश क्या, पूरा विश्व जो है इससे एग्री करेगा कि गांधी जी के विचार शुद्ध थे, ठीक है। तो वहां पे वो अपवाद है। और जो बात मैं अभी कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिसकी हैंडराइटिंग साफ नहीं है, लिखावट गंदी है, तो उनके विचार भी अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। अपवाद स्वरूप मैंने गांधी जी की राइटिंग का आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, पुराना से पुराना कागज भी पढ़ा जा सकता है। आप मान लीजिए दिवाली पे घर की सफाई करते हो, है ना, तो देखा करो पूरे साल के अंदर कितने सारे बिल्स, हाथ से लिखे हुए कागज आपको मिलते हैं। अगर वो सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है, वो कोई भी कागज जो कि बिल्कुल अब पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि काफी दिन तक अपने अगर किसी बात को लिख करके कागज को उसको लपेट करके रखते हैं और फिर कुछ ऐसी नमी वाली जगह है तो कैसे होता है, कागज भी वो ऐसे अजीब सा हो जाता है, मरोड़ा पड़ा है या कुछ भी है, या फिर शाही जो है उसकी, जिससे पेन से अपनों ने लिखा है तो वो थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है, तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं जाता। तो अब ये ही सीन हो, ठीक है, सेम ऐसी ही बात हो, लेकिन दो तरीके हैं। अगर साफ हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है तो आप गेस भी कर सकते हो कि ये क्या चीज है, और अगर वो गंदी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है तो आप गेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सुंदर लेखन का ही महत्व है कि पुराने से पुराना कागज भी सालों बाद भी पढ़ा जा सकता है। ओके, तो ये है सुंदर लेखन का महत्व। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि अगर हमारी राइटिंग खुद की अच्छी नहीं है या हम टीचर हैं तो हमने अपने स्टूडेंट्स को अच्छी हैंडराइटिंग करवानी है, सिखानी है, तो हम उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सुंदर लेखन हेतु उपाय लिखे हैं मैंने। यहाँ पे है लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सबसे पहले अगर किसी काम को करना है ना स्टूडेंट्स, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें उसके लिए जागृत होना चाहिए, हमें उसमें रुचि होनी चाहिए। हमसे अगर कोई काम जबरदस्ती करवाया जाएगा तो वो काम अच्छा नहीं होगा। आप जबरदस्ती किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हो सुंदर हैंडराइटिंग के लिए। ये कब होगा, ये कब होगा, अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो जब आप चाहेंगे तब होगा। अगर आप टीचर हैं, आपने अपने स्टूडेंट की हैंडराइटिंग में सुधार लाना है, तो ये कब होगा, जब वो खुद चाहेगा कि मेरी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसकी भी हैंडराइटिंग सुंदर करनी है, आपने खुद की करनी है, किसी दूसरे की करनी है, अपने स्टूडेंट की करनी है, तो सबसे पहले उसे ये महत्व बताओ कि सुंदर हैंडराइटिंग होती है तो ये फर्क पड़ता है। पहले उसे इन बिंदुओं पर सहमत करो, इन बिंदुओं से परिचित कराओ, ठीक है, इन पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करो उसके सामने, ताकि उसे इंपॉर्टेंस पता चले कि अगर मेरी राइटिंग साफ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, तो मुझे ये फायदे मिलेंगे। मानव स्वभाव है कि फायदे के बिना तो वो कुछ करता ही नहीं है, कोई भी मानव, चाहे मैं ही हूँ, हमें सबसे पहले अपना फायदा चाहिए। तो उसको हम क्या करें, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, ठीक है। अब उसमें रुचि उत्पन्न करें। जब उसको ये फायदे पता चलेंगे ना, ये इंपॉर्टेंस पता चलेगी, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसको ये लगेगा अच्छा इससे ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, अच्छा इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे शाबाशी मिलेगी, सारे मेरी राइटिंग की तारीफ करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा इससे सब मुझे स्पष्ट दिल का, साफ मन का, मेरे शुद्ध विचारों वाला मुझे मानेंगे, अच्छा ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करो, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, जिससे कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए, ठीक है। पहला बिंदु तो ये है, जब तक रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक कोई काम नहीं होगा। हमारे इंटरेस्ट का कोई काम होता है तो हम कैसे करते हैं ना, जल्दी जल्दी से और सुंदर सुंदर करते हैं उसको। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, उसका इंटरेस्ट जगाना है।
पहला बिंदु ये हो गया। उसके बाद देखिए, लेखन कार्य को सरल, सुबोध व परिचित शब्दों से प्रारंभ किया जाए। स्टार्टिंग कहाँ से की जाए स्टूडेंट? तो स्टार्टिंग की जाए सरल शब्दों से। आप बच्चे को सुंदर हैंडराइटिंग की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, सुंदर लिखावट की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप उससे जो लिखवाना है ना, पहले उससे क्या लिखवाएंगे? बिल्कुल सरल शब्द, बिल्कुल सुबोध शब्द। सुबोध मतलब जिनका अच्छे से बोध हो सके, जिनका अर्थ बच्चे को पता है, ऐसे शब्द उससे लिखवाएंगे, ऐसे वाक्य उससे लिखवाएंगे। और परिचित शब्द अर्थात जिन शब्दों से वो ऑलरेडी परिचित है, उसको कोई नए शब्द मत दो अभी स्टार्टिंग में। अभी उसको जो शब्द उसको ऑलरेडी पता है, उसके शब्द भंडार में है, उसकी डिक्शनरी में है, वहां से स्टार्टिंग करो। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड बिंदु क्या है? अक्षर लिखने से पूर्व रेखा अनुकरण का अभ्यास कराया जाए। अब ये रेखा अनुकरण क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो स्टार्टिंग एज वाले, ठीक है, मान लीजिए कोई प्ले ग्रुप में जा रहा है, कोई नर्सरी एलकेजी में बच्चा है, तो देखा करो बच्चे को, चाहे वो इंग्लिश सिखा रहे हैं स्कूलों में, चाहे हिंदी सिखा रहे हैं। अभी हिंदी मीडियम स्कूल में तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है मुझे लगता है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन बच्चों को देखो पहले रेखाएं लगाना सिखाया जाता है, सीधा ही उनको पहले दिन ए फॉर एप्पल, अनार नहीं सिखाया जाता। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हम लोग जब स्कूल गए थे तो हमें तो यही था, पहले दिन ही हिंदी के अंदर मैम ने अ बना करके दे दिया कि ठीक है ऐसा ही बनाओ, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश थी तो ए फॉर एप्पल बना के दे दिया, या फिर जो हमारी मैथ्स थी उसमें 1 बना कर दे दिया, ऐसा ही चलता है। अब 1 तो चलो मान लो स्टैंडिंग लाइन होगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर अगर आज सिखाया जा रहा है बच्चे को, तो पहले बच्चे को कुछ लाइंस ही सिखाई जाती हैं। आप बच्चों की कॉपीज देख करके इसको टैली कर सकते हो कि जो मैं बता रही हूँ वो सही है या गलत है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने देखी है। अब देखिए वो लाइंस क्या हैं, बच्चे को ना पहले कुछ लाइंस ही सिखाई जाती हैं। वो लाइंस क्या हैं? जैसे मान लीजिए बच्चे को एक तो वो सिखाएंगे स्टैंडिंग लाइन, एक उसको सिखाएंगे क्या, ये है स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फिर एक उसको सिखाते हैं कर्व और एक उसको सिखाते हैं स्लैंटिंग लाइन। उसको इन 4 लाइनों से पूरी तरह से परिचित करा देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं इन 4 लाइनों में, ठीक है। अब ये जैसे ये वाला सिखाया है ना, तो इसके साथ ही वो ये वाला भी सिखाएंगे उसको। अब मान लीजिए बच्चे को ये रेखाएं अच्छे से आ गई, ये रेखाओं में बच्चा एक्सपर्ट हो गया बिल्कुल, महीना 2 महीने में उसको ये सारी लाइनें लगानी बिल्कुल सीधी सीधी आ गई। अब उसको अल्फाबेट्स सिखाए जाएंगे, अब उसको वर्ण सिखाए जाएंगे। मान लीजिए अब उसको अ सिखाना है हिंदी में, तो ये उसको आता है ना बनाना, तो उसको कहेंगे ये 2 बार बनाना है बस। ये स्लीपिंग उसको आती है, उसको कहना थोड़ी सी छोटी स्लीपिंग बनानी है। फिर स्टैंडिंग उसको आती है, फिर उसको कहेंगे ऐसे स्टैंडिंग लाइन लगानी है, और ऊपर फिर छोटी सी फिर स्लीपिंग लगानी है, ठीक है। और इसको भी एक बार में नहीं सिखाएंगे, वो पहले क्या करेंगे, उसको 2 कर्व सिखा देंगे। पहले अ ना सिखा के उसको ऊ सिखाएंगे, ठीक है। ये सीखा, ये सीखने के बाद ये सीखा, अब ये और ये बाद में सिखाएंगे। पहले ऊ सिखाएंगे फिर अ सिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये जो चल रहा है ये सीन मैंने बताया, ये क्या है, ये सीन, यही तो है रेखा अनुकरण, यही है रेखा अनुकरण। और ऐसे ही सिखाया जाना चाहिए बच्चे को, ठीक है, और ऐसे सिखाया जाता भी है, आप देख लेना। तो पहले क्या किया जाए, अक्षर लिखने से पूर्व रेखा अनुकरण, अक्षर ये नहीं लिखाने, बल्कि ये पहले रेखा अनुकरण का अभ्यास कराना है, ये सही तरीका होता है। आगे देखिए, अब लेखन हेतु वस्तु अवस्था अनुसार बदलती रहे। लेखन हेतु वस्तु अवस्था अनुसार बदलती रहे, इसमें देख लीजिए ये क्या कहना चाहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि जिस अवस्था में बच्चा है उस अवस्था के अनुसार ही लेखन कार्य की वस्तु होनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में स्लेट पे लिखवाते हैं ना बच्चे को, तो सही तरीका है पहले स्लेट पे ही सिखाना चाहिए, उसके बाद ही उसको नोटबुक पे लेके आना है, कॉपी पे लेके आना है, कागज पे लेके आना है। और पहले क्या करना चाहिए,
पहले ही दिन आप उसको पेन नहीं पकड़ाओगे, पहले स्लेट फिर कागज, उसके बाद पेंसिल से लिखेगा। पहले वो पेंसिल से लिखेगा। पेंसिल से लिखने के बाद आप उसको कैसा पेन देंगे, पहले बारी जब पेन देना है तो क्या करोगे, जेल पेन दे दोगे? नहीं, पहले जेल पेन नहीं, पहले बॉल पेन यूज करेगा, उसके बाद जेल पेन यूज करेगा। तो जैसे जैसे उसकी अवस्था बदलती है, उसकी क्लास बदलती है, उसी के अनुसार उसके लेखन कार्य की जो वस्तु है उसमें भी बदलाव आना चाहिए। स्टार्टिंग स्लेट से कीजिए और धीरे धीरे उसको जेल पेन तक लेकर के जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए दृढ़ निश्चय तथा भरपूर प्रयास। दृढ़ निश्चय तथा भरपूर प्रयास, यहाँ पे क्या रुचि जागृत की है, अब दृढ़ निश्चय होना चाहिए। 5-7 दिन तो आपने राइटिंग सुधारने के लिए बहुत एक्साइटमेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ उस पर काम किया और फिर उसके बाद जो है आप उससे अक गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में नहीं छोड़ना है उसको कंटिन्यू रखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें दृढ़ निश्चय लेना होगा, इरादा मजबूत करना होगा, ठीक है। तो हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर उसके लिए भरपूर प्रयास भी होना चाहिए। अब भरपूर प्रयास जिसने राइटिंग सुंदर करनी है उसका तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ दृढ़ निश्चय और भरपूर प्रयास जो सिखाने वाला है, यानी कि आप हो, क्योंकि आप टीचर हो, आपने बच्चे को सिखाना है, तो आपका खुद का भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपका खुद का भी भरपूर प्रयास लगना चाहिए उसमें, ठीक है। दोनों का ही सहयोग होगा तभी वो काम हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हैं सुंदर लेखन के उपाय। मैंने आपको सुंदर लेखन का महत्व भी बता दिया है, सुंदर लेखन हेतु उपाय भी बता दिए हैं। अब स्टूडेंट, ये तो हो गई फॉर्मल बात। अब जहाँ तक मुझे अपनी सुंदर राइटिंग का एक्सपीरियंस कह लो, या जितना मुझे नॉलेज है एज अ लेक्चरर, मैं आपको बता देती हूँ। आप टीचर बनने जा रही हैं, ये जो बताने जा रही हूँ ना, इससे हटके है वो चीज़, ठीक है। ये देखो, ये मेरे हाथ में पेन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का पेन, देख लीजिए, ठीक है। हमें अगर बच्चे की राइटिंग सुंदर बनानी है तो ये तो मैंने पेन पकड़ रखा है, आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में चाहे वो चौक से स्लेट पे लिखता है, पेंसिल से लिखता है, ठीक है। आपका जो स्टूडेंट है या आपके घर में कोई छोटा आपका भाई बहन है जिसकी राइटिंग में आपने सुधार लेके आना है, या आप खुद हो, ठीक है। आपने क्या करना है, पेन, पेंसिल, चौक को पकड़ने का सही तरीका होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप समझ पा रहे हो, मैंने इसको पकड़ रखा है, इसका अवलंब जिसको कहते हैं, सहारा जिसको कहते हैं, ये क्या है, ये मेरी थर्ड फिंगर, ठीक है। थर्ड फिंगर ये आपको दिखाई दे रही है, इस थर्ड फिंगर के ऊपर ये पेन मैंने रखा हुआ है। ये एकदम एग्जैक्ट पोजीशन है। अगर आपने खुद की राइटिंग को अच्छा करना है या फिर आपने अपने किसी स्टूडेंट की राइटिंग को, अपने भाई बहन की राइटिंग को सुंदर करना है, तो पेन की पोजीशन जो होनी चाहिए, राइट पोजीशन, पेंसिल की जो पोजीशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई थिंक आपको आ रहा होगा कैसे मैं कह रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। ऐसे ये थर्ड वाली फिंगर, अब ये थर्ड वाली फिंगर पे ही पेन क्यों होना चाहिए, क्यों इस पे होना चाहिए, बताइए। देखिए, ये जो फिंगर है ना, ये जैसे हम कहते हैं कि ये दोनों, वैसे तो हमारी ये जो दोनों हाथों की ये थर्ड वाली फिंगर है, इनकी नस पता नहीं जाती है कि नहीं जाती है, आई डोंट नो। ये हमारे हिंदी साहित्य में ये लॉजिक लगाया जाता है कि ये हार्ट तक जाती है। तो अगर आप बच्चे को ऐसे पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, तो वो जो लिखेगा ना, वो पूरे मन से लिखेगा, पूरे दिल से लिखेगा। अगर उसका ये जो साधन है लिखने का, लेखनी है, कलम है, पेंसिल है, पेन है, जो भी है, वो इस फिंगर के सहारे, थर्ड वाली फिंगर के सहारे होगा, तो इससे उसकी राइटिंग अच्छी होगी। और साथ में ही कहा जाता है कि वो जो भी लिखेगा ना, पूरे मन से लिखेगा, और अगर मन से लिखेगा तो इसका मतलब क्या है, सुंदर ही लिखेगा, ठीक है। ये लॉजिक लगाया जाता है और अब तक मैंने कोशिश की है, बहुत सारे लोगों की राइटिंग इससे सुंदर हुई है। तो अगर आपको मेरी बात एक्सेप्टेबल लगे, आप सहमत हों, तो आप एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो लेट गो कर दो, बस। ये आपके काम का था, सिलेबस की नज़र से आप इसको सीख लो, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए, लैंग्वेज यूजेस
ऑरल एंड रिटन लैंग्वेज दोनों हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।